हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है, पाक फौज के सुपर सलार ने फिर वाज़ेह कर दिया। PMA काकोल में पासिंग आउट की तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। इसी पर मजीद बात करते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा क्या हुआ है परेड के अंदर, क्या क्या बातें की गई हैं? जी, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है आज आर्मी चीफ के इस खिताब में काबुल से, जिसमें 4-5 जो अहम इशूज हैं जिस पर उनका तज़किरा किया। बड़ी तफसील से मसला कश्मीर के बारे में बड़ी तफसीली बात हुई और जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की फौज की कश्मीर के साथ वाबस्तगी है और गैर मशरूत हमायत का यकीन कराया गया कमिटमेंट है, ख़ास तौर पर खुद इरादियत की। अफगानिस्तान के सूरत हाल में बड़ी तफसील से बात हुई है, जिसमें बड़ा तज़किरा किया गया कि अफगानिस्तान में जो अमन कायम होता है वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का बायस बनेगा। जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके बारे में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो है अवाम के ताउन से जारी रहेगी। इसके अलावा बड़ी अहम बात आईने पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी और फौज का जो आईनी किरदार है उसके बारे में बड़ी खुल के बात की आर्मी चीफ ने, और उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अवाम को ताकत का मरकज और महवर करार दिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज जो काफूल का खिताब था वो इन चीज़ों का अहाता करती है। जी, अच्छा, ये बताइएगा तारिक चौधरी, वाज़ेह तौर पर यह भी पैगाम दिया गया है जिस तरीके से प्रोपोगंडे किए जा रहे थे पाक फौज के खिलाफ और सोशल मीडिया पर भी जो मुहिम चलाई जा रही थी उस मुतालिक भी कोई गुफ्तगू हुई है, उस मुतालिक भी कोई पैगाम दिया गया? जी, बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मन है, जो अवाम और फौज के दरमियान, अवाम और अदारों के दरमियान नफरत बनाने की कोशिश करते हैं, उनको न सिर्फ पहचाना जाएगा बल्कि वाज़ेह पैगाम है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और उनको किसी सूरत में भी उन अनासर को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन अनासर के बारे में कौम को जो आज आर्मी चीफ ने बात की है उस बात को वाज़ेह करती है कि न सिर्फ वज़ारे आगाह हैं बल्कि उनके खिलाफ क्या करना है, कैसे करना है, उस वाले से भी मुकम्मल कमिटमेंट मौजूद है। अच्छा तारिक चौधरी, हमने हमेशा से जो गुफ्तगू सुनी है उसमें वाज़ेह तौर पर हमने जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी हमने मुख्तलिफ देखा कि जिस पे कहा जाता है कि पाक फ़ौज जो है उसका किरदार सियासत के अंदर भी है, लेकिन जब इसलिए पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि जो है वो ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग के ऊपर ये कहा गया कि सियासत से फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है और बार बार इस बात को दोहराया जाता है। उसके बावजूद आज के जो परेड का मुआयना था और उसके अंदर जो तमाम तर गुफ्तगू थी उसमें भी सियासत से रिलेटेड कोई गुफ्तगू की गई? जो उनकी गुफ्तगू जो है वो लाइव नशर हुई है उसमें सियासत के बारे में तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि जो आईने पाकिस्तान में फौज का किरदार है, जो दायरा कार तय है आए पाकिस्तान और फौज उसमें उसके साथ कमिटेड है और उस तक महफूज रहेगी। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें तो कोई किसी किस्म की तबाह की गुंजाइश नहीं है। आज भी कहा है और इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें भी कहा गया, और जब नेशनल असम्बली में आए थे नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट कमेटी थी उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि फौज जो है बिल्कुल एपॉलिटिकल है और जो पाकिस्तान के अवाम का जो ताकत का महवर मरकज़ है वो पाकिस्तान के अवाम है, तो इसमें तो कोई किस्म की गुंजाइश नहीं, कोई ऐसी वो शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है तारिक चौधरी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जनरल नईम खालिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, जिस तरीके से तमाम तर मामलात हैं और इस वक्त जो परेड के मुआयने के अंदर जो गुफ्तगू की गई उसको किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज की तकरीर ना सिर्फ ये कि बड़े मौके पर थी और बड़ी वलवला अंगेज थी, बड़ी पुरमानी थी अपने कॉन्टेंट के लिहाज से, और आपने ज़रूर पहले उसका जिक्र किया होगा, मैं उनका अदा कर देता हूँ। देखिए, वैसे तो पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से अवाम के साथ खड़ी होती है और आइन के साथ खड़ी होती है, लेकिन ऐसे मौके पर सिपह सलार का दोबारा उसका अदा करना कि अवाम महवर हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं पाकिस्तान का, और दूसरी बात यह है कि आइन की बालादस्ती हमेशा मौलूद खातर रखी जाएगी अफवाज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो मैसेजेस बिल्कुल क्लियर, ये बात क्लियर करते हैं कि नंबर एक, अवाम की जो मंशा है, जो इस वक्त आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, एक तो उसकी पासदारी करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो आइन शिकनी है उससे गुरेज करना चाहिए और आइन शिकनी करने वालों के साथ अफवाज पाकिस्तान खड़ी नहीं होंगी। ये बहुत क्लियर दो मैसेजेस हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में चीन का दौरा करने के बाद उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है कश्मीर के मुतालिक, जो कि पहले भी ISPR दे चुका था, और अफगानिस्तान के मुतालिक, ये बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर के सिलसिले में अभी उसके 4 फरीक हैं,
جس میں چائنا بھی شامل ہے، کشمیری، بھارت، پاکستان، چائنا. تو جب وہ اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، جو یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں، ہم ہر قسم کی سپورٹ جو ہے وہ دیں گے کشمیریوں کو، یہ بھی ایک نئی روح پھونک دیتی ہے ہماری پالیسی کے اندر. پھر افغانستان کے متعلق انہوں نے جو بات کی ہے کہ وہاں پر ہم امن چاہتے ہیں، وہاں پر ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بھی چائنا کے انٹرسٹ میں ہیں. اور انٹرنل دشمنوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو ہم نیست و نابود کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنے سائز پر یا حجم کے اوپر انحصار نہیں کرتی، بلکہ اپنے جذبہ شہادت اور ٹریننگ کے اوپر انحصار کرتی ہے. اور میرا خیال بین السطور ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید 1 سال کی جو معاشی کمزوری ہے اس کا کوئی بہت بڑا اثر پڑا ہوگا افواج پاکستان پر، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بہن. یہ جو ہماری برسوں کی ٹریننگ ہے، جو ہمارے ریزروز ہیں، جو ہمارے اکوپمنٹ ہیں، وہ 1 سال کی معاشی کمی کی وجہ سے ان پر کوئی افیکٹ نہیں پڑ سکتا ایسا کہ ہم اپنا مشن نہیں پورا کر سکتے. ہم اپنا مشن پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہیں اور کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اچھے طریقے سے دیکھا جائے آج کی تقریر کو، تو یہ جو پولیٹیکل ابہام تھا وہ بھی دور ہو گیا ہے. افواج پاکستان نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل دھڑے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم عوام کی منشا کے ساتھ ہیں، ہم آئین کی بالادستی کے ساتھ ہیں. اور یہ 2 باتیں پھر کلیئر کر دیتی ہیں کہ وہ کیا سوچ ہے افواج پاکستان کی. وہی سوچ ہے جو عوام کی سوچ ہے، وہی سوچ ہے جس کا آئین اشارہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے اس کے بڑے اثرات نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کریں. یہ ہم نے ماضی میں بھی تمام چیزیں دیکھی اور اب بھی ہم وقفے سے چیزیں دیکھتے ہوئے بھی آتے ہیں. آپ اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے بار بار یہ کہا جاتا ہے یا فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے، اس پر عوام پر کیا تاثر پڑتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے جو انٹرفیئرنس تھی فوج کی، جس کو کہ پرانے سپہ سالار نے مانا بھی تھا، اس کا یہ شاخسانہ تھا کہ ایک دراڑ پیدا ہو گئی تھی عوام کی اکثریت اور فوج کے درمیان. اب آج کے بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ زخم مندمل ہو جائیں گے اور وہ خلیج جو ہے جو بالکل ختم ہو جائے گی. اور افواج پاکستان نے اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اپنے آپ کو آئین کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. اور اب وہ جو ہمارے تھوڑے مس گائیڈڈ کچھ نوجوان تھے جو اس چھت کو جو کہ ہمارے اوپر ہمارے دفاع کے لیے اور ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. دشمن جو کوشش کر رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں منافرت پیدا کی جائے اور آپس میں چپکلش بڑھائی جائے، خاص کر افواج پاکستان اور عوام کے درمیان، وہ بھی آج ابہام دور ہو گیا. آج کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے. عوام اور افواج کے درمیان جو تعلق ہے، عوام افواج پاکستان اور آئین کے درمیان جو تعلق ہے، جو ہماری پالیسی ہے ٹیررزم کے خلاف کشمیر میں اور افغانستان میں، یہ تمام باتیں روز روشن کی طرح کلیئر ہوگی. اب میرا خیال کسی کے دل میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے چند روز میں آپ کو ان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی اگلے چند روز میں تمام چیزیں جو کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہوئے آئے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ جو پہلے جو انٹرفیئرنس تھی وہ واضح طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس تمام چیزیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن جو انٹرفیئرنس کی بات کر رہے تھے ہم، یا کہ جو ایک عوام کے اوپر چھاپ چھوڑی گئی ہے، وہ چھاپ کیا کلیئرلی اس آج کی جو باتیں ہیں یا آج کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چھاپ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی؟ جی میرا اپنا خیال تو یہ کہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے دو ٹوک انداز میں کہا گیا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ لوگ اگلے دنوں میں دیکھیں گے بھی کہ اس سلسلے میں فوج کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے یا کیا نہیں کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جائے گا. اور فوج جو پیغام جو پہنچا ہے، کس کس نے اس پیغام کو صحیح طور پہ مثبت طور پہ ریسیو کیا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے ہمیں کچھ روز انتظار تو کرنا پڑے گا، لیکن جو بنیادی سٹیپ ہے وہ سپہ سالار نے آج لے لیا ہے. انہوں نے چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں.
अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है या जो इस तरह की मुहिम है जो कि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करती हैं, उस चीज़ की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि आज भी वाज़ेह तौर पर यही पैगाम दिया गया कि जो दुश्मन अनासर हैं उनको ये साजिशी कार्रवाइयों से रोका जाएगा। और इससे प्रीवियसली भी हमने ये देखी स्पीचेस के अंदर यही तमाम तर गुफ्तगू होती रही। जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, जो कि एक मुहिम चलाई जाती है, उससे कैसे गुरेज किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुश्मन हमेशा फ़ायदा उठाता है आपकी किसी गलती से। तो जैसे मैंने कहा कि जो गुज़श्ता सालों में इंटरफेरेंस थी फौज की, उसकी वजह से ये दरार पैदा हुई थी। उस दरार को चौड़ा किया, बढ़ाया दुश्मनों ने, और इसको फौरी तौर पे मुंदमिल करने की, बंद करने की ज़रूरत थी, जो आज के बयान के बाद हो जानी चाहिए। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि ये फौरी तौर पर नहीं होगा। जिन दिलों में थोड़े बहुत शकूक व शुबहात थे वो कुछ रोज और देखेंगे, और मेरा अपना अंदाजा ये है कि इस बयान के बाद अमलन भी ये चीजें ज्यादा वादे तौर पे नजर आएंगी जो कुछ आज सिपह सालार ने कहा है। जी बिल्कुल, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था। साथ ही साथ कश्मीर पे भी गुफ्तगू की गई। ये भी कहा गया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। और जिस तरीके से हमने माजी में भी देखा कि जो भारत की तरफ से ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुआ, जिस तरीके के तमाम तर इक़दाम भारत की जानिब से जो किए जाते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, क्या उसकी हिकमत अमली कोई मुरतब की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से हम लोग हमेशा से ये मौक़िफ़ तो देते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़, प्लान होने चाहिए? जी, इसमें देखें, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है, और फॉरेन पॉलिसी हमारी अनफॉर्चुनेटली आज जामद और साकित खड़ी है। और उसकी वजह यह है कि बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में। तो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए फौरी तौर पर जो इक़दाम करने चाहिए तो वो करने चाहिए। उसके बाद जो भी हुकूमत आती है, जो कि 4-5 साल के लिए आएगी, वो चूँकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएगी, चाहे कोई भले हमारी तरफ से कोई भी आए, तो उसके बाद आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़रा फ़ाल होगी। आप देखें कि अभी हमारे पास कितना मौका है ईरान से अपने ताल्लुकात ठीक करने का, अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करने का, सेंट्रल एशिया की तरफ जाने का, और पूरी दुनिया का रुख तब्दील हो रहा है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही, बल्कि हमारे दोस्तों को भी समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ हमारा रुख है। उसका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि आज के अस्करी बयान के बाद, जो कि अस्करी पॉलिसी की साफ ज़ाहिर है सिर्फ निशानदेही करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी निशानियां हैं पॉलिटिकल जो हमारी एंटिटीज हैं उनके लिए भी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए फौरी तौर पे कुछ ना कुछ अमली इक़दाम उठाएंगे, और उसके नतीजे में हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इकॉनमी भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये बड़ा पुरमानी बयान है, बड़ा वक्त पर दिया गया है, और इसमें बहुत वलवला और जोर है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके नतायज जल्दी सामने आएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि दूसरी चीज़ें काफ़ी आगे तक चली गई और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें रोकती हैं या हमें आगे बढ़ने से जो है वो हमें नहीं बढ़ने देती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वाकई ऐसी हैं जो कि हम लोग आगे बढ़ने से कासिर हैं और नहीं बढ़ पाते। जी देखें, बात यह है कि ये सबसे बड़ी बात तो इबहाम है ना पॉलिसी का, कि ठीक है उधर से IMF की वजह से हमें अमेरिका की ज़रूरत है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कलीदी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चाइना है। वो हमसे उम्मीद कोई रखता है CPEC के सिलसिले में, अफगानिस्तान के सिलसिले में, गवादर के सिलसिले में, कुछ मुल्कों के इंटरेस्ट इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं। तो हमें फैसला करना है ना कि हमने किस करवट बैठना, किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन तो हमें क्लियर है, लेकिन हम उसको उस क्लैरिटी के साथ लेकर आ नहीं रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौरा किया है आर्मी चीफ ने चाइना का, इसने बहुत सारे अबहाम जो है क्लियर किए होंगे, वहाँ पर भी उन्होंने भी कोई बातचीत हमें बताई होगी। उसके बाद ये जो बयान आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमने अपनी समझ का अभी फैसला कर लिया है, और इसके बाद जो इसके नतीजे में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा होगी, उसके बाद ये पॉलिसी मुरतब होगी, उसके बाद हमारी डायरेक्शन सीधी होगी। तो सबसे पहले हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दूर करना है, जिसके लिए जो बयान के दो हिस्से हैं कि अफवाज पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ी है, अफवाज पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी है। इस
से बहुत कुछ सीधा हो जाएगा मेरी बहन, बहुत कुछ सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और उम्मीद भी यही की जाती है। अच्छा, जिस तरीके से कश्मीर के मौके पर बात की गई, कश्मीर के ऊपर बात की गई, कश्मीर से रिलेटेड जो हमने देखा कि इस वक्त वहाँ जुल्म और बर्बरियत जारी है, भारत ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है और कश्मीरी इस वक्त हमारी जो है वो मदद के जो है मुंतज़िर हैं, क्योंकि हम लोग अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कश्मीर के ऊपर बात की गई, लेकिन कश्मीर के लिए क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि मिल के बैठ कर इस मसले का हल निकाल सकते हैं? ये सबसे पहली बात तो ये कि जब तक हमारी लीडरशिप ये बात ना समझे जो कि मैं कहने वाला हूँ, वो ये है कि कश्मीरी पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी हमारी मदद कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का नक्शा मुकम्मल हो। तो हम ये ना समझें कि हम कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं हर हालत में। तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि कश्मीरी जद्दोजहद के साथ खड़े रहें। और इसमें चाइना, पाकिस्तान, कश्मीरी, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, इनके साथ मिलकर हमें कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए और दबाव डालना चाहिए भारत के ऊपर कि वो अपनी ये जो जालिमाना पॉलिसीज हैं से बाद आए। सबसे पहले तो जुल्म बिल्कुल, इन बंद करें। जालिमाना पॉलिसीज़ के लिए स्ट्रैटेजीज़ मुरतब करनी चाहिए। जनरल नईम खालिद लोधी दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि परवेज़